हरि ओम। इदम राष्ट्राय इदन्न मम। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सुबह 11:36 तक, तत्पश्चात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, विक्रमी संवत 2082। आप सभी लोगों का स्वागत है पथिक संदेश लेख पाठन अभियान में। पथिक संदेश पत्रिका के एक लेख का पाठन एक दिन में करने का जो हमने अभियान शुरू किया है, आज हम उसके अगले अंक पर पहुँचे हैं। आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, विचार के योग्य है। हमारे देश, हमारे समाज और हमारे भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है कि हम उस पर विचार भी करें, सचेत भी रहें, स्वयं भी और अन्य को भी। और जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी पत्रिकाओं के पाठन का जो क्रम है वो बढ़े, वह उद्देश्य भी इस लेख के माध्यम से और स्पष्ट होता है और उसकी आवश्यकता कितनी ज़्यादा है इसका भी आभास होता है। पहले हम लेख पाठन करते हैं, फिर उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। लेख है हिंदी विरोध। पत्र लिखता है, कुर्सी के लिए कलह बीजते नेता। क्योंकि ये एक राष्ट्रवादी पत्रिका है, इसमें शब्दों का भी संयम रखा गया है और विवादों से बचने का भी एक प्रयास है। क्योंकि ये राष्ट्रवादी संगठनों का मुख्य पत्र भी है, तो भी कई चीज़ें संयमित तरीके से बोलनी होती हैं। परंतु हम आगे चर्चा करेंगे कि ये सिर्फ ये नेता नहीं है, बहुत कुछ है पीछे। लेख पाठन शुरू करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी कमज़ोर होती पकड़ और राजनीतिक आधार को मजबूत करने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हिंदी विरोध के नाम पर एकजुट हो गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने हिंदी भाषाई लोगों से मारपीट भी की है। हम मानते हैं कि अपने अपने स्थानों पर हम अपनी भाषा में बात करते हैं। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही लेनी चाहिए और हम इसका सभी आग्रह भी करते हैं। सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय हैं। भारत की 22 राष्ट्रीय भाषाएं, किसी में कोई कम या कोई ज़्यादा स्थान की बात नहीं है। हाँ, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। यह देश का दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता के बाद भी अंग्रेजों की नीति बांटो और राज करो पर राजनीतिक दल, विशेषतया क्षेत्रीय दल, अपना खेल खेल रहे हैं। दुर्भाग्य है तमिलनाडु और कर्नाटक के बाद अब महाराष्ट्र में ठाकरे बंधु भाषा को आधार बनाकर अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। भाषाई आधार पर बने प्रदेशों में ने भारतीय राजनीति में भाषा और क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया। इसी कारण कुछ प्रदेशों में हिंदी का विरोध केवल और केवल राजनीतिक लाभ हानि को देखते हुए ही किया जा रहा है। यह बात सत्य है कि हिंदी के सिवा देश में और कोई भी भाषा नहीं है जो संपर्क भाषा का कार्य कर सके। अंग्रेजी का हमारी विरासत और संस्कृति के साथ कोई मेल नहीं है। हिंदी विरोध न तो महाराष्ट्र के हित में है, न संस्कृति और धरोहर को समेटे हुए है। हिंदी का विरोध जो है महाराष्ट्र के न तो हित में, नहीं किसी अन्य राज्य और राष्ट्र के हित में है। भाषा के नाम पर समाज को बांटने वाले यह भूल रहे हैं कि हमारी गुलामी का मुख्य कारण विभिन्न आधारों पर समाज का विभाजित होना ही था।
हिंदी भाषा तो देश को जोड़ने का काम कर रही है। भाषा होती ही इंसान से इंसान को के साथ जोड़ने के लिए। अपनी नकारात्मक सोच और स्वार्थ सिद्धि के लिए आज भाषा को विवाद का विषय बनाया जा रहा है। यह विवाद देश और समाज हित में नहीं है। ये तो महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं ने अपने व्यक्तिगत पारिवारिक कलह की पृष्ठभूमि को से बाहर आते हुए उनकी जो लड़ाई थी, पारिवारिक लड़ाई थी, वो सत्ता या पार्टी में अपने प्रभुत्व की लड़ाई थी, जिसके कारण वो उनके रास्ते अलग अलग हो गए थे। परंतु वो जुड़े तो एक ऐसे मुद्दे के साथ जो देश, समाज और बृहत्तर अपने पूरे राष्ट्र को बहुत भारी क्षति पहुंचाने वाला ऐसा मुद्दा। अब ये प्रश्न उठता है कि ये महाराष्ट्र की बात है क्या? उससे पहले हमने सुना कर्नाटक में ऐसी स्थिति आई। उससे पहले हमने ये कई दशकों से बात चलती आई है कि तमिलनाडु में भाषाई आधार पर हमारे देश का विभाजन हुआ था, वो भी एक आधार बनाया गया था, धर्म। पर वास्तविकता ये थी कि वो भी वास्तविक आधार नहीं था, क्योंकि धर्म के आधार पर विभाजन के बाद भी उसका एक और विभाजन हुआ, वो भाषा के आधार पर हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि ये क्या ठाकरे बंधुओं का काम है? नहीं, हमने तथ्यों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये काम बहुत लंबे समय से किया गया है, इसकी सोच बहुत पहले से डाली गई है। ये किसी और का काम है जो सामने ठाकरे बंधु कर रहे हैं, लेकिन काम किसी और का है। वो सामने आके कह नहीं सकता, सामने आके प्रत्यक्ष में बोल नहीं सकता, इसलिए ठाकरे के मुंह से वो काम बोलवाया जा रहा है, वो काम करवाया जा रहा है उनके हाथों से। ये ठाकरे महाराष्ट्र में हों या तमिलनाडु में स्टालिन परिवार हो या कर्नाटक में कांग्रेस स्वयं हो या उनके कोई संगठन हो, ये सब मुखौटा हैं, पीछे कुछ और है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें सचेत रहना पड़ेगा कि भारत के विभाजन की बड़ी सारी बड़ी बारीकी से योजनाएं बनी हैं। अब मैंने भी आज ही सुना, सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो तथ्य रखे थे, मैं आपको, शायद आपने भी सुने हो, ना सुने हो तो उनको ज़रूर सुने। सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक न्यूज़ चैनल में एक तथ्य रखा था। तथ्य ये था, भारत की राजनीति में एक परिवर्तन आया था 2014 में। 2016 में पाकिस्तान में एक शोध पत्र उनकी एक यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी ने प्रकाशित किया था। उसका उद्देश्य था पाकिस्तान का हित किस तरीके से सुरक्षित रह सकता है आने वाले समय में, उसके सामने क्या चेतावनियाँ, क्या चुनौतियाँ हैं और उनका क्या समाधान है, इसके निमित्त वो शोध पत्र छपा था। उस शोध पत्र में क्या था कि पाकिस्तान की भलाई के लिए भारत में जो अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसका नष्ट होना अति आवश्यक है। यानी जो मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वो सत्ता का जाना अत्यंत आवश्यक है पाकिस्तान की भलाई के लिए। अब उसके लिए क्या करना है? अब उसके लिए उन्होंने जो योजना बनाई, जो उस शोध पत्र में लिखा हुआ है 2016 के शोध पत्र में, कि हमने
बहुत स्ट्रैटेजिकली भारत की फॉल्ट लाइंस को टारगेट करना है। क्या फॉल्ट लाइंस हैं? भाषाई संघर्ष। क्या फॉल्ट लाइंस हैं? उनका जो एथनिक संघर्ष, क्रिश्चियन, सिख और अन्य जो धर्म है उनको उनकी जो डिफरेंसेस हैं उनको एक्सप्लॉइट करना। हिंदुओं के अंदर जो जातिगत व्यवस्थाएं थी उनकी कमियों को एक्सप्लॉइट करना, ये उस शोध पत्र का जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हमने ये करना है, उसका हिस्सा थी कि भारत में जो दलित और अगड़े और उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं कि कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आने वाले कुछ दिनों में बांग्ला और हिंदी के बीच में भी संघर्ष सामने दिखे। और ये आपको, और साथ में एक वो जातिगत जनगणना का एक शिगुफा 2000 और उसके आसपास से जो शुरू हुआ है, ये सब चीज़ें उस पाकिस्तान के शोध पत्र में लिखी हुई है। दोज आर डॉक्यूमेंटेड। और उन्हीं लाइंस पर आज भारत में काम हो रहा है। आप उनकी उस शोध पत्र को पढ़ेंगे और आज की परिस्थितियों में आज के हमारे नेताओं को, आज के हमारे बड़े सारे लोगों का के कृतित्व को आप देखेंगे तो यू विल फाइंड अ डायरेक्ट कनेक्शन। तो ये काम किसके लिए हो रहा है और उस शोध पत्र का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था पाकिस्तान की भलाई। हमें पाकिस्तान की भलाई हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उन्होंने जो रास्ता चुना है वो रास्ता है भारत की बर्बादी। भारत की बर्बादी ही पाकिस्तान की भलाई है, ये वो मान के चले। जिसके लिए उन्होंने कहा कि हमने सिविल सोसाइटीज़ को, एनजीओज को, पॉलिटिकल पार्टीज को लाइजन करना पड़ेगा। और आप आज देख रहे हैं 2025 में 2016 और 2025 9 साल का डिफरेंस है। जो उन्होंने उस शोध पत्र में लिखा है वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है और आज हम उसको देख रहे हैं। ये जो लेख हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, हिंदी विरोध, ये उसका एक हिस्सा है। आपने उत्तर और दक्षिण में, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय, तेलंगाना में बिहारियों को गाली देना, महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट, महाराष्ट्र में गुजरातियों के साथ मारपीट, किसके लिए काम कर रहे हैं? वो महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं क्या? वो तमिलनाडु के लिए काम कर रहे हैं क्या? नहीं, वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं उनके शोध पत्र के अनुसार। ये मेरी समझ में ये आया। आपकी समझ में क्या आया? आप भी इस पर विचार कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रवादी पत्रकों को पढ़ने का, राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को पढ़ने का अभियान शुरू करें। आप नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ें। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा जो विश्लेषण है या मैं जो कर रहा हूँ आप उसको समर्थन करें, ना करें, कोई बात नहीं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, परंतु मेरी एक अपील ज़रूर ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रवादी लेखकों के किताबों को, पुस्तकों को पढ़ें। राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को अपने घर में जगह दें, क्योंकि वहाँ से आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अन्यथा आप भी उस प्रोपेगेंडा के हिस्सा होने वाले हैं जो पाकिस्तान ने शुरू किया है अपने लिए और हमारी बर्बादी के लिए। भारत को खतरा बाहर से नहीं है, अंदर से। भारत को खतरा किसी और से नहीं है, हमसे ही है। हमारी अंदर जो मिस इन्फॉर्मेशन भरी जा रही है उसकी वजह से। इसलिए सतर्क होकर हमने सही देश हित की जो जानकारी हैं
उनको स्थान देना चाहिए। और जो जितनी भी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, जितने भी देश को तोड़ने के नए नए उद्यम अपनाए जा रहे हैं, उनसे बचना है। यही मेरी आप लोगों से अपील है। मैं इसे अनुरोध के साथ आज के इस अंक को समाप्त करते हैं। पुनः किसी और अंक के साथ, किसी और ऐसा लेख जो थोड़ा हमें आज की इस परिस्थिति के साथ जोड़ सके, ऐसे लेख के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम।